नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12वीं का जो आपकी पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम, उसका अंतिम अध्याय करने जा रहे हैं। तो ये कक्षा 11वीं के लिए भी है, लेकिन कक्षा 12वीं के लिए अंतिम अध्याय है। ये नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेख। नए और अप्रत्याशित विषय क्या होते हैं बेटा? कि जो कोई भी विषय आपको उठा करके दे दिया जाए, क्योंकि अब तक आप में इतनी सामर्थ्यता पैदा हो जाती है कि जिस विषय पर भी आपको लिखना दिया जाए तो आप उस विषय पर अपने विचार है वो प्रस्तुत कर सकते हैं। तो नए तथा अप्रत्याशित लेख क्या होते हैं, आइए जानते हैं कुछ प्रश्नों के माध्यम से। पहला जो प्रश्न है, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन का क्या अर्थ है, स्पष्ट करें। प्राय किसी एक विचार या भाव पर निबंध लिखा जाता है, परंतु कभी कभी लेखक नए और अप्रत्याशित विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत करता है। यदि लेखक सर्वथा नवीन और सामान्य विषयों से हटकर किसी विषय पर लेख लिखता है तो उसे हम अप्रत्याशित विषय कह सकते हैं। अपने विचार को व्यक्त करना बड़ा सरल है, परंतु लिखकर अभिव्यक्त करना बड़ा कठिन है। इसका प्रमुख कारण यह है कि प्राय लोगों को सुनियोजित ढंग से लिखने का अभ्यास नहीं होता है। प्राय विद्यार्थी दूसरों के द्वारा लिखे निबंधों को पढ़कर जो का त्यों प्रस्तुत कर देते हैं। कभी कभी वे मौखिक ढंग से भी अपने विचार प्रस्तुत कर देते हैं, परंतु उन्हें लिखित रूप देना कठिन होता है। उदाहरण के रूप में यदि किसी व्यक्ति ने रेल यात्रा की तो वह अपने अनुभवों को बड़ी आसानी से सुना सकता है। कैसे उसने लाइन में लगकर टिकट ली, कैसे सामान के लिए स्टेशन पर प्रतीक्षा की और कैसे गाड़ी आने पर वह भीड़ से गुजरकर ट्रेन पर सवार हुआ आदि, इन सब का विवरण वह बता सकता है, परंतु अपने अनुभवों को सुनियोजित ढंग से लिखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। अतः नए तथा अप्रत्याशित विषयों पर कोई लेख लिखना सहज कार्य नहीं है। फिर भी यदि कोई विद्यार्थी प्रयास करे तो इतना कठिन भी नहीं है। 2-4 बार लिखने के बाद वह स्वयं इस कार्य में पारंगत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन में कौन कौन सी कठिनाइयां आती हैं। तो भाई, लेखन का अर्थ है भाषा के माध्यम से किसी विषय पर अपने विचारों को लिपिबद्ध करना। वस्तुतः भाव और भाषा को समन्वित रूप में अभिव्यक्त करना ही लेखन कहलाता है। यदि एक व्यक्ति के पास मौलिक विचार हैं, परंतु भाषा पर उसका मौलिक अधिकार नहीं है, तो वह अप्रत्याशित विषय पर लेख नहीं लिख सकता। इस प्रकार मौलिक विचार भी कुछ नया सोचने तथा चिंतन करने से बनते हैं। पिछले लंबे समय से विद्यार्थियों तथा शिक्षकों को तैयार सामग्री उपलब्ध होती रही, इसीलिए न तो कोई शिक्षक नया सोचता है और न ही कोई लेखक लिखने का प्रयास करता है। शिक्षकों की यही मानसिकता विद्यार्थियों को प्रभावित करती है। जब भी किसी विषय को नए विषय पर लिखना, किसी भी विद्यार्थी को नए विषय पर लिखने को कहा जाता है तो वह लिख नहीं पाता। नए और अप्रत्याशित विषयों पर
लेखन के लिए विद्यार्थियों को कुछ नया सोचने की प्रेरणा दी जानी चाहिए। साथ ही उन्हें लिखने का अभ्यास भी करवाया जाना चाहिए। सबसे पहली शर्त यह है कि विद्यार्थियों को नए नए विषयों के बारे में सोचने के लिए कहा जाए। ये नए विषय परंपरागत विषयों से अलग प्रकार के होने चाहिए। दूसरा, विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा लिखने का अभ्यास करवाया जाना चाहिए। यदि विद्यार्थियों की भाषा व्याकरण सम्मत होगी तो वे निश्चय से अपने मौलिक विचारों को सफलतापूर्वक प्रस्तुत कर पाएंगे। नया सोचना तथा नया लिखना ही विद्यार्थी को अभिव्यक्ति कौशल प्रदान करना होता है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को कहा जाता है कि नए तथा अप्रत्याशित विषयों पर लिखना कठिन है, कौन कौन से उपाय अपनाकर आप इसे सरल बना सकते हैं? तो भाई, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन को सरल बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। किसी भी नए और अप्रत्याशित विषय पर लिखने से पहले उसके बारे में सोच विचार कर लेना चाहिए और मन में उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। इसके पश्चात लिखना चाहिए। दूसरा, जिस विषय पर भी लेख लिखा जाना है उस विषय की लेखक को समुचित जानकारी होनी चाहिए। विषय से संबंधित सभी विचारों को सुसंबद्धता के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। नए और अप्रत्याशित विषय से जुड़ी सभी बातों को सुनियोजित ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। ऐसा ना हो कि पहले कही जाने वाली बात बाद में आ जाए और बाद में कही जाने वाली बात पहले आ जाए। यदि हम रोहतक से दिल्ली की रेल यात्रा का वर्णन करना चाहते हैं तो हमें स्टेशन पहुंचने, टिकट खरीदने, रेल में चढ़ने की सभी बातों को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए, तभी हमारा लेख लिखना सार्थक होगा। अगला प्रश्न है अगला है इसका भाग नंबर 4 पे, नए और अप्रत्याशित विषयों के लिए आत्मपरक यानी मैं शैली का प्रयोग किया जाना चाहिए। निबंधों के लिए यह शैली वर्जित है, यानी निबंधों में मैं शब्द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन नए विषयों के लिए यह शैली अत्यधिक उपयोगी मानी गई है। नंबर 5 पे है, नए और अप्रत्याशित लेखों की भाषा सहज, सरल, बोधगम्य होनी चाहिए। इसके वाक्य अधिक लंबे नहीं होने चाहिए। शब्द प्रयोग तथा वाक्य विन्यास सर्वथा भाव अनुकूल और विषय अनुकूल होना चाहिए। अब है ना, अब पछताए क्या होता क्या है जब चिड़िया चुग गई खेत। एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, क्योंकि ये एक जानी मानी जो है कहावत है। अक्सर देखने में आया है कि लोग कोई दुर्घटना अथवा हानि होने के पश्चात पश्चाताप करने लगते हैं, तो यह वाकई सांप निकल गया, वह तो यही बात हुई कि सांप निकल गया। अब बैठकर लकीर पीटो, जो हो चुका है उसके बारे में सोचना और पश्चाताप करना सबसे बड़ी मूर्खता है। कहा गया है कि मूर्ख लोग बीती बातों के बारे में अधिक सोचते हैं। उसका दुष्परिणाम यह होता है कि हम बीती हुई बातों को पर व्यर्थ ही सोच करके, यानी व्यर्थ की बातों में सोच करके अपने समय को नष्ट करते रहते हैं और अपने मन में अशांति उत्पन्न करते हैं। और यदि मैं ऐसा न करता तो मेरे साथ न होता। इस प्रकार की सोच हमें नुकसान ही पहुंचाती है। हमें बीती बातों को भूलकर आगे के लिए सोचना चाहिए। यदि हम एक बार परीक्षा में असफल हो जाते हैं तो उसके लिए रोना धोना और पश्चाताप करना बेकार है, बल्कि हमें फिर से नई योजना बना करके अपनी पढ़ाई आरंभ करनी चाहिए। जो गलतियां हमने पिछली बार की थी उन्हें पुनः नहीं दोहराना चाहिए। कहा भी तो गया है कि बीती ताई भी सारी दे, आगे की सुधी ले। हमारे जीवन में सुख दुख, सफलता असफलता आदि का महत्व है। पुरानी गलतियों से हम बहुत कुछ सीखते हैं, परंतु पुरानी गलतियों को फिर से करना सबसे बड़ी मूर्खता है।
जीवन की प्रतिक्रिया तो निरंतर चलती रहती है। हमें कदम कदम पर अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। हमारा कर्तव्य है कि उन बाधाओं को दूर करना और निरंतर आगे बढ़ना। जो हो चुका है उसे भूल जाओ और जो आगे बढ़ो, संघर्ष करो, निश्चय से आपको सफलता मिलेगी। इसलिए किसी ने ठीक ही कहा है कि अब पछताए क्या होत है, जब चिड़िया चुग गई खेत। अगला प्रश्न है, क्या नए और अप्रत्याशित विषयों का लेखन अभिव्यक्ति कौशल में सहायक है? स्पष्ट करें। देखिए भाई, निबंध गद्य लेखन की एक महत्वपूर्ण विधा है। निबंधकार इस विधा के द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करता है। निबंध लिखने की यह विधा बहुत पुरानी है। प्राय कुछ परंपरागत विषयों पर निबंध लिखे जाते हैं। पुराने विषयों पर तैयार सामग्री हमें पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि न तो हम कुछ नया सोच पाते हैं और न ही कुछ नए विषय में लिख पाते हैं। हमारे अंदर अभिव्यक्ति की क्षमता अवरुद्ध हो जाती है। न निबंधकार की सोच आगे बढ़ पाती है, न विद्यार्थियों की। उदाहरण के रूप में मेरा प्रिय साहित्यकार दीपावली, ग्रीष्म ऋतु, बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद आदि विषयों पर लिखे लिखाए निबंध मिल जाते हैं। न ही हम परंपरागत और बासी विषयों को छोड़ पाते हैं और न ही विषयों के बारे में सोच पाते हैं। इसके फलस्वरूप हम मौलिक अभिव्यक्ति से वंचित हो जाते हैं। सभी को अभिव्यक्ति का अधिकार प्राप्त है। यदि नए विषयों के लेखन में इस अधिकार का प्रयोग किया जाए तो निश्चय विद्यार्थियों के अभिव्यक्ति कौशल में आशातीत उन्नति होगी। इससे विद्यार्थी न केवल नए विषयों के बारे में चिंतन करेगा बल्कि अपनी भाषा को भी समृद्ध कर पाएगा। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, रटंत से क्या अभिप्राय है? क्या यह बुरी लत है? स्पष्ट करें। रटंत का अर्थ है भाई किसी के द्वारा लिखी गई पठनीय सामग्री को रट्टा लगाकर जो का त्यों प्रस्तुत करना। इसको बुरी लत भी कहा गया है। आज हमारे समाज में अधिकांश विद्यार्थियों में तोता रटंत प्रवृत्ति है। शिक्षक कक्षा में उन्हें जो कुछ पढ़ाता है वह रट्टा लगाकर याद करवा लेते हैं और जो का त्यों परीक्षा में लिखाते हैं, जिसका दुष्परिणाम ये होता है कि वे हमेशा दूसरों के लिखे पर ही निर्भर रहते हैं। उनमें कुछ मौलिक सोचने की क्षमता विकसित नहीं हो पाती है। यही प्रवृत्ति आगे चल कर के घातक सिद्ध होती है। लिखना एक कला है। इस कला का विकास तभी हो सकता है जब वे रटंत प्रवृत्ति पर निर्भर न रहें। वह यह सोचकर लिखें कि इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। अतः जो विद्यार्थी बार बार सोच करके लिखने का प्रयास करेंगे उनमें निश्चित ही मौलिक प्रतिभा का विकास होगा। किसी प्रसिद्ध व्यक्ति ने कहा है, करत करत के अभ्यास है, जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है, शिल्पे प्रत निशान। इसलिए विद्यार्थियों को, लेखकों को रटंत की प्रवृत्ति छोड़ करके मौलिक लेखन की ओर बढ़ना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ऐसा करने से ही वे नए तथा अप्रत्याशित विषयों के लेखन में पारंगत हो सकेंगे। तो विद्यार्थियों, हमने अप्रत्याशित लेखों के बारे में पढ़ा। आशा है आपको समझ में आ भी गया होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो भाई वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। वैसे विद्यार्थियों, आगे जो है ना आपकी पुस्तक में जो बार बार एग्जाम में आते हैं, बाढ़ का प्रकोप है, अच्छे दिन है, इम्तिहान के दिन है, मोहल्ले का चौराहा है, सावन की पहली झड़ी है, दिया और तूफान, मेरा प्रिय टाइम पास, एक कामकाजी और की श्याम। तो देखिए, ये निश्चित नहीं है कि एग्जाम में इनमें से ही आ जाएगा। आपको अप्रत्याशित लेख जो है ना वो अपने मनन के आधार पर लिखना है। यदि हम इन सब को पढ़ेंगे तो बहुत लंबा समय लग सकता है और उससे लाभ आपका होने वाला कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगा कि आप सारे यही जो है ना याद करें। हाँ, उदाहरण के तौर पर हम एक पढ़ सकते हैं जो आपको उचित लगता है। चलिए, बाढ़ का जो प्रकोप है
हम पढ़ लेते हैं। सूर्य देवता की प्रचंड किरणों से के ताप से सभी जीव जंतु व्याकुल थे। इंद्र देवता की कृपा दृष्टि से आकाश में काले बादल छा गए। ठंडी हवा के साथ मूसलाधार वर्षा होने लगी। चारों ओर उल्लास छा गया। लेकिन जब 3 दिन तक वर्षा नहीं रुकी तो लोग घबराने लग गए। शीघ्र ही अधिकांश और भय का वातावरण छा गया। पर्वतीय क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण नदी में बाढ़ आ गई। बाढ़ का पानी अनेक गांवों में तहस नहस करता हुआ शहर की ओर बढ़ने लगा। दूर दूर तक विशाल सागर दिखाई दे रहा था। घर, मकान, झोपड़ी और फसलें सभी कुछ जलमग्न हो गया था। शीघ्र ही पानी ने नगर को चारों ओर से घेर लिया था। नगर के चारों ओर बांध बनाया जाने लगा। रेलवे लाइन पानी में डूब गई। नौकाओं द्वारा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाने लगा। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में विद्यार्थी, सामाजिक कार्यकर्ता और सरकारी कर्मचारी राहत कार्य के लिए जाने लगे। केंद्रीय सरकार ने हेलीकॉप्टरों के द्वारा खाने की वस्तुएं और दवाइयां पहुंचाने का कार्य आरंभ कर दिया। प्रत्येक मकान में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया। लोग छतों पर बैठे पानी के उतरने की प्रतीक्षा करने लगे। असंख्य लोग तथा पशु इस विनाशकारी बाढ़ के शिकार हो गए। इस प्रकार लोगों के घर और खेत बर्बाद हो गए। तो विद्यार्थियों, हमने ये एक लेख पढ़ लिया है। बाकी जो है ना, इसमें आप अपने मनन के आधार पर किसी भी एक विषय को लेकर के उस पर आप लेख लिख सकते हैं। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया अच्छा लगा, पसंद आया, तो विद्यार्थियों आप इसको कर दिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बढ़ाइए अपने अंक अपनी आने वाली परीक्षा में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। विद्यार्थियों, हम अब रिवीजन पेपर स्टार्ट करेंगे। सॉरी, मैं आपको एक बात कहना भूल गया था। अब हम रिवीजन पेपर स्टार्ट करेंगे जो आने वाली परीक्षा के लिए बड़े ही आपके लिए सार्थक सिद्ध होंगे, आपको आसानी देंगे। तो बने रहिए आप मेरे साथ निरंतर। तब तक के लिए जय हिंद, एक बार फिर से जय भारत।